आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में यूपी ट्रिपल एस लेखपाल भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 3। इससे पहले हमने आपको 2 टेस्ट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। आज के सेट में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वह होगा कंप्यूटर का हार्डवेयर। और हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से कौन कौन से सवाल आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे लगभग में हर सेट में प्रत्येक वर्ष अगर कंप्यूटर कुछ पूछा जाता है तो उसके हार्डवेयर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक को और इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझिए, है ना। एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी मदरबोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो मदरबोर्ड आप लोग जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते तो समझिएगा। जैसे अगर आप दुकान वगैरह जाइए तो आप सीपीयू देखे होंगे, तो एक पूरा बॉक्स ऐसे रहा होगा साथी, ये सीपीयू का बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर ही एक पूरा का पूरा एक फ्रेम बना हुआ रहता है। इस फ्रेम को हम लोग साथी मदरबोर्ड कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। और आपने देखा होगा कि इस मदरबोर्ड के अंदर ही यहाँ पे कहीं पर रैम लगा होगा, तो कहीं पर सीपीयू लगा होगा, तो कहीं पर फैन लगा होगा, तो कहीं पर बैटरी लगा होगा। और इसी मदरबोर्ड के अंदर आप देखते होंगे तो बहुत सारी इसके पीछे सॉकेट लगी होगी, तो उसमें कोई माइक लग जा करके लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्लग पिन लगा होगा, तो कहीं इसमें जा करके माउस जोड़ सकते हैं, कीबोर्ड जोड़ सकते हैं। तो ये सब इसी मदरबोर्ड के अंदर ही लगा रहता है। और मदरबोर्ड को ढकने के लिए, उसके शरीर को ढकने के लिए ऊपर से बेचारा ये बक्सा लगा हुआ होता है। तो कह रहा है कि भाई देखो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, यानी जो ये वाला है इसका क्या काम होता है, वो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि विभिन्न हार्डवेयर, जो इसके अंदर हार्डवेयर हैं, जो हार्डवेयर के जो साथी घटक हैं, उनके बीच में डाटा और निर्देश का स्थानांतरण मदरबोर्ड में होता है। तो देखिए मदरबोर्ड के अंदर ही सारे घटक होते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, इसी के अंदर मदरबोर्ड में ही लगता है। रैम हो गया, मदरबोर्ड में लगता है। रोम हो गया, इसी के अंदर रहता है। फैन, सब कुछ इसी पर रहता है। तो उनके बीच डाटा और निर्देश का स्थानांतरण ये मदरबोर्ड के अंदर ही संपन्न होता है। ठीक है, अगला तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन करें कि जो मदरबोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक घटक, जैसे मान लीजिए कि माइक लगाना है, साउंड लगाना है, माउस लगाना है, तो इनके लिए विभिन्न प्रकार के सॉकेट भी देता है और पैड भी देता है। तो इसके अंदर सॉकेट लगा रहता है, बिल्कुल सही है। तो इस कार्ड से आपका बी भी सही हो जाएगा। नॉर्थ ब्रिज मदरबोर्ड चिपसेट का एक हिस्सा होता है जो मेमोरी, पीसीआई बस और एजीपी बस, इनके बीच में संचार स्थापित करता है। अब देखिए समझिएगा, जैसे मैंने आपसे बताया कि सीपीयू लगता है, रैम लगता है, ऐसे ही साथ ही एक और चीज उसके अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चिपसेट। क्या बोलते हैं, चिपसेट। और चिपसेट जो होता है वो 2 तरह से होता है, अभी आगे चल के इनके बारे में वो समझेंगे। 2 तरह से कौन कौन होता है, एक नॉर्थ ब्रिज के नाम से जाना जाता है चिपसेट को, और दूसरा चिपसेट होता है साथी जो साउथ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ना। तो जो नॉर्थ ब्रिज का जो चिपसेट होता है ये मदरबोर्ड में ही लगा रहता है। ये क्या करता है कि जो मेमोरी हो गया, चाहे वो आपका रैम हो गया, चाहे वो आपका रोम हो गया, और जो आपका यहाँ पे पीसीआई बस है, इसके बारे में आगे चल के हम चर्चा करेंगे। मेमोरी में आप बिल्कुल मत घबराना, बस अभी नाम याद रखिएगा। और जो एजीपी बस होता है, इनके बीच में संचार स्थापित करने का काम नॉर्थ ब्रिज करता है। बस इतना स्टेटमेंट याद रखिएगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा साहब, सही जवाब। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड क्या है। तो और कुछ नहीं है मदरबोर्ड, बल्कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। इसे कभी कभी हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी के नाम से भी जान लेते हैं। और यह करता क्या है, जितने इसके अंदर हार्डवेयर के घटक हैं, इनके बीच में डेटा और निर्देश का स्थानांतरण होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक घटक को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोर्ट देता रहता है, यानी सॉकेट देता रहता है ना। मदरबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक घटक को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉकेट और पैड उपलब्ध कराता है। बात वही है, एक के बात है, इसको एक काट दीजिए। मदरबोर्ड ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए, साउंड कार्ड लगाने के लिए, नेटवर्क कार्ड लगाने के लिए और अन्य कंपोनेंट को जोड़ने के लिए कुछ एक्सटेंशन स्लॉट या एक्सपेंशन स्लॉट भी देता है। तो कुछ स्लॉट जगह भी देता है ताकि आप उसको अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे अंदर से बना रहता है और इसी के अंदर मेमोरी एंटर कर देते हैं, थोड़ा सा पिन करके मेमोरी इसी के अंदर रह जाता है ना। तो वही होता है साथ ही एक्सटेंशन स्लॉट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड का घटक है, यानी मदरबोर्ड में क्या पाया जाता है। तो वैसे तो आप देखेंगे तो मदरबोर्ड में सीपीयू या प्रोसेसर का स्लॉट होता है, जहां पे हम लोग सीपीयू लगाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो इसमें सीएमओएस बैटरी भी लगा रहता है, मेमोरी स्लॉट रहता है, तभी तो यहाँ पे मेमोरी लगा मिलता है। तो ये सभी के सभी साथी मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका प्रश्न का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब। वैसे तो मदरबोर्ड में ही सब कुछ रहता है, लेकिन हमारे लिए 2-3 है इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हमें आगे चल के पढ़ना है। एक तो चिपसेट हो गया साथी, इसके बारे में जान लेना है।
बाकी सीपीयू और प्रोसेसर सॉकेट क्या होते हैं, यानी हमें सीपीयू के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग मेमोरी स्लॉट के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी स्लॉट क्या होती है, इसमें हम लोग मेमोरी लगाते हैं, रैम लगाते हैं, रोम लगाते हैं, कैसे काम करता है वो सब पढ़ेंगे। बाकी ये सब आगे धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं चिपसेट से क्या क्या सवाल आते हैं। देखिए, करा के निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ मदरबोर्ड दिया है, उसके कंपोनेंट और दूसरी तरफ उसकी विशेषता सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो सीपीयू स्लॉट होता है इस जगह पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को लगाया जाता है, तो बात तो सही है। और जो रैम स्लॉट होता है यहाँ पर केवल एक स्लॉट होता है। नहीं, आप जानते हैं साथी, जो रैम होता है ना वो दो तरह से होता है। रैम जो होता है साथी, अभी आगे हम आपको बताएंगे, एक तो आपका होता है डायनेमिक रैम होता है साथी, RAM होता है, ठीक है। और एक आपका स्टैटिक रैम होता है, RAM। तो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ये रैम के दो प्रकार हैं। तो यहाँ पे दो स्लॉट होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। रैम और रोम के लिए होता है, ये सब रैम के ही पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी रैम रोम के लिए दो स्लॉट होता है। साउथ ब्रिज, अभी ऊपर आपने पढ़ा नॉर्थ ब्रिज, जो कि मेमोरी पर और AGI बस पर काम करता है, उनको मतलब उनकी प्रोटेक्शन में वो चलता है, जो आपका नॉर्थ ब्रिज था। लेकिन जो साउथ ब्रिज होता है, याद रखिएगा, यह जितनी हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन है इन सबको नियंत्रित करने का काम साउथ ब्रिज के द्वारा किया जाता है। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट फंक्शन को नियंत्रित करता है, तो आपका जवाब होगा क्या सर, साउथ ब्रिज, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। देखिएगा, चिपसेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि दरअसल चिपसेट होता क्या है, जिसे हम लोग कभी कभी प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब यानी PCH के नाम से जानते हैं। तो साथ याद रखेंगे चिपसेट को क्या बोलते हैं, तो प्लेटफॉर्म कंप्यूटर हब बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो और कुछ नहीं होता साथी, मदरबोर्ड में एक प्रकार का सेमीकंडक्टर का पूरा का चिप का समूह रहता है, ठीक है। मतलब उसमें कई चिप रहते हैं, जो कि मेमोरी, एक्सटेंशन कार्ड, स्टोरेज डिवाइस और अन्य घटकों के लिए एक इंटरफेस प्रदान करने का काम करता है। और काम के आधार पर चिपसेट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक जन को हम बोलेंगे नॉर्थ ब्रिज, एक जन को हम बोलते हैं साथी साउथ ब्रिज। अब यहाँ पे आपको समझना होगा नॉर्थ ब्रिज क्या होता है। तो अब यहाँ से एक सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मेरे भाई ये PCI बस में PCI का पूरा नाम क्या है, और AGP बस में AGP का पूरा नाम क्या है, बस यही सवाल यहाँ से आता है। तो पहले तो नॉर्थ ब्रिज में पढ़िएगा, नॉर्थ ब्रिज क्या करता है साहब, जो मेमोरी होगा आगे चल के हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जो PCB बस होगा, जिसे हम लोग पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस बोलते हैं, फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में आएगा, यही कमेंट कर दीजिएगा सर पेपर में आ गया था। PCI का पूरा नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। और एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस, इनके बीच में संचार स्थापित करता है नॉर्थ ब्रिज। जबकि साउथ ब्रिज क्या करता है, एकल सेमीकंडक्टर चिपसेट होता है और इनपुट और आउटपुट के काम को नियंत्रित करता है। इसको भी याद रखना, पेपर में घुमा फिरा के पूछेगा, तो हमारी गलती मत देना साहब। अगला सवाल, अब चलिए, तो ये तो हो गया चिपसेट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के, यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। और अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग कठिन की तरफ बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब काम हो जाएगा। अच्छा, आपने कभी सुना है कोई कहता है कि यार तुम्हारा CPU कैसा है, तो आपने सुना होगा कि यार मेरा CPU ड्यूल कोर का है। कोई कहता है यार कि तुम्हारा CPU कैसा है, तो आपने कभी इसका नाम सुना है कि यार मैं तो सिंगल कोर का कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, सुना होगा, नहीं सुना है। अच्छा, कभी आपने ये सुना है यार तुम्हारा CPU कैसा है, तो कोई उठ के आता बोलता है मेरे पास तो ऑक्टा कोर का कंप्यूटर है, मतलब CPU ऑक्टा कोर का है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल ये कोर क्या है। जैसे लीटर होता है, जैसे किलोमीटर होता है, ऐसे ही सब कुछ होता है, मतलब संगणना की इकाई। तो ऐसे ही CPU की संगणना का इकाई कोर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इंटेल कोर i7, पढ़ा होगा कि नहीं, आपने अभी देखा होगा कोर i7 चल रहा है, कोर i5 है इंटेल का, आपने पढ़ा होगा, ऐसा है ना। तो ये कोर है क्या, दरअसल ये कोर और कुछ नहीं है, कंप्यूटर की संगणना का इकाई है। ये बताता है कि आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, यानी जो प्रोसेसिंग आपका है, यानी जो आपका प्रोसेसर है उसकी कैपेसिटी कितनी है। समझ में आ गई ना। तो अब आप मुझे बताओ, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसकी जो मूल संगणना इकाई होगी वो क्या होगी, तो आपको सर ये तो कोर में मेजरमेंट करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप पहला आंसर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए,
बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के, तो आप जानते हैं इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये कहाँ पे लगता है सीपीयू? तो सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर आप देखेंगे सीपीयू स्लॉट है साथी, उसी के अंदर ये लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है? सीपीयू का काम क्या होता है? जब भी हम इसको कोई निर्देश देते हैं तो पहले तो वो निर्देश को निष्पादित करता है, फिर उसमें एलयू लगा करके गणना करता है, फिर उसके बाद उस डेटा का प्रोसेस करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। यानी निष्पादित करना, गणना करना और डेटा को प्रोसेस करना, ये काम है किसका साथी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत छोटे छोटे लाखों संख्या में चिप लगे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो सीपीयू के अंदर इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो मदद करते हैं। यानी टेंशन नहीं लीजिए, समझिए इस बात को। देखिए, हाई मान लीजिए सीपीयू है, बड़का वाला बक्सा है, और इस बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड है। ठीक है, कहोगे हाँ सर मदरबोर्ड लगा दिया, और मदरबोर्ड में ही यहीं पर सीपीयू स्लॉट है, आप कहोगे हाँ सर है, और इसी सीपीयू स्लॉट के अंदर हमने लगाया हुआ है सीपीयू। ये जो हमने अभी बनाया है यही हमारा सीपीयू है, ये पूरा बक्सवा सीपीयू नहीं, ये सीपीयू है। और इसी सीपीयू के अंदर अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो यही उसको बाहर निकाल के ये हो गया हमारा सीपीयू। आप देखोगे तो इसमें 3 इसके मेन घटक है साहब। एक जो इसका घटक है साथी वह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, और दूसरा जो होता है साथी एएलयू होगा। दूसरा जो इसका घटक है मिडिल में, यह इसका है साथी कंट्रोल यूनिट, और तीसरा घटक होता है साथी वो होता है रजिस्टर। अब समझिए, एक एक को समझना है, घबराना नहीं है, समझना है सिर्फ। ठीक है, तो यानी सीपीयू के 3 घटक होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, है ना? और भी होते हैं पर ये इंपॉर्टेंट है। अब एएलयू क्या होता है? हमने पहले कक्षा में आपको पढ़ाया कि यार एएलयू और कुछ नहीं होता, अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे मान लीजिए हमारा आज मन कर रहा था और हमने दे दिया #+2 1 -0 -10 +2 2 a + 7, ऐसे हमने कुछ लिख दिया। तो जैसे हमने इसको फीड किया तो पहले जब प्रोसेस करने के लिए जाएगा तो एएलयू कहेगा ए भाई कुछ करने से पहले मेरे पास भेज, और मैं इसको जोड़ घटा गुणा भाग करके तुझको दे देता हूं। तो पहला काम की अंकगणितीय और तार्किक काम ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत हो जाता है। यानी गणित का जितना से छोटा छोटा गुणा भाग जोड़ घटाना अनंत से अनंत का यहाँ पे हो जाएगा। जितनी लॉजिक वाली बातें होंगी वो सब एएलयू संभाल लेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है साथ ही? कंट्रोल यूनिट बताता है, समझिएगा कि कंट्रोल यूनिट ये बताता है कि भाई तुम्हें करना क्या है। यानी जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट को नियंत्रित करने का काम, उनके निर्देशों को, जो निर्देश दिया गया है उसको पढ़ने का काम, और उसे कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, कैसे करवाना है, वो काम करता है कंट्रोल यूनिट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जब क्वेश्चन पेपर आता है, जब हमारे टीचर हमारे पास भेजते हैं कि सर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो हमारा काम क्या होता है कि जो कंटेंट आ रहा है उसमें अच्छी क्वालिटी दी जाए, यानी उसको हम नियंत्रित करूंगा, डायरेक्शन देता हूं कि भाई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ए लेवल है इसको ऐसे सही करिए। फिर जो भी चीजें हमारे पास आती है हम उसको एक बार अच्छे से देखते हैं क्या चीजें हैं, कैसी हैं, फिर उसके बाद कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे एग्जीक्यूट करना है वो हम जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने लोग हैं ये बैठा रहता है, उन सबको नियंत्रित करेगा, उनको निर्देश जो आएगा उसको पढ़ेगा, उसी हिसाब से जो काम होना है वो उसको बताएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, अब सुनिएगा। अब एक और पॉइंट आ गया साथी, रजिस्टर्स। ई क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि हम और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे ही पढ़ते पढ़ते मन करता है रीलिए चला लेते हैं तो रील स्क्रॉल करने लगते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो काम करने के लिए जब आप काम कर रहे होते हैं साथी, तो जो डाटा है वो कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। तो एक अस्थाई सीपीयू के अंदर, अच्छा ये मदरबोर्ड में नहीं होता, ये सीपीयू के अंदर होता है। इसके लिए मदरबोर्ड में अलग से कोई स्लॉट नहीं बना है मेरे भाई, घबराना नहीं। देखो जैसे ये मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर लगे हुए हैं कौन कौन? एएलयू लगा हुआ है, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट है, फिर उसके बाद रजिस्टर है। यानी ये सब पार्ट हैं सीपीयू के, और सीपीयू जो है इसके लिए अलग से सॉकेट लगा हुआ है मदरबोर्ड के। यानी एएलयू, सीयू और रजिस्टर के लिए कोई सॉकेट नहीं लगा है मदरबोर्ड में। क्लियर है ना ये बात?
इनकी सॉकेट, इनकी बातें, इनकी चीजें वो सब सीपीयू के अंदर है, ना कि मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, समझना इस बात को, समझना। और कोर क्या होता है? तो कोर मैंने आपसे बताया कि ये भी सीपीयू के अंदर एक स्वतंत्र प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अतः यह सीपीयू की मूल संगणना इकाई को संदर्भित करता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के द्वारा किसी छोटे से छोटे निर्देश को संपर्क करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे हम लोग मशीन फाइल चक्र कहते हैं। मशीन फाइल चक्र का सही क्रम क्या होता है? देखिए, इतना आसान नहीं है जैसा हम लोगों ने कह दिया, नहीं। पूरा साइकिल होता है, उस साइकिल पर सीपीयू चलता है। जैसे जब भी हम सीपीयू को कुछ कहते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो सबसे पहले तो फैचिंग करता है। आपने कभी देखा होगा डेटा को फैच करना, ऐसे ऊपर नीचे से ब्रश चलता रहता है, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले क्या करता है, कंप्यूटर को जो भी हम डेटा देते हैं उसे साथ ही फेच करता है। ठीक है, फेच करने का मतलब कि ऐसा समझिएगा कि जब हम कोई डाटा, कोई निर्देश, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा टॉम, TOMY मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सुनिए टॉमी का क्या होगा, अभी देखा जाएगा कि कैसे इसका नाम कुत्ता बताया जाएगा। तो हमने लिखा, तो जैसे ही हम कुछ इनपुट करते हैं तो यह सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास चला जाता है। इनपुट करेंगे कुछ तभी भी, तो ये बात चली जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी तुरंत प्रयोग करने वाले मेमोरी के पास, जिसे पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। मतलब इसको एडिट भी किया जा सकता है, इसको पढ़ सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो रैम के पास ये टॉमी शब्द गया, रैम ने इसको देखा। ठीक है, अब क्या होगा अगले प्रोसेस में, जैसे ये रैम के पास जाता है, रैम उस निर्देश को फैच करता है, यानी रैम के बाद ही निर्देश को फैच के आता है। TCH होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैम से जब निर्देश सीपीयू तक जाता है, कहां तक जाता है? सीपीयू तक जाता है। तो रैम से सीपीयू तक जाने के लिए निर्देश को, जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक जन काम करते हैं, उन जन का काम नाम है साथी फैच। क्या नाम है? फैच नाम है। तो पहला शब्द तो आपको याद रखना होगा फैच, और फैच में रैम से उठ करके कोई जानकारी सीपीयू तक जाएगा। जैसे सीपीयू के अंदर पहुंचा, सीपीयू क्या करेगा, उसको तुरंत सीपीयू के अंदर जैसे ही ये पहुंचता है, एएलयू तैनात हो जाता है साथी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहेगा भाई रुक जा, मेरे काम की चीज है क्या, उठा दे। यानी उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। ध्यान रखिए, क्या करेगा, डिकोड करेगा कि जो मैंने ये शब्द लिख के भेजा हुआ है, टॉमी शब्द जो मैंने लिखा है, कि भाई ये पहुंच गए फैच के बाद सीपीयू में पहुंच गए। सीपीयू इनको क्या करेगा साथी, डिकोड करेगा। डिकोड करके अगर हमने लिखा है टॉमी प्लस 2+2 टॉमी, तो ये बता देगा कि भाई 2+2 एक वर्ड है जिसे ऐड करना है, यानी 4 टॉमी लिखना है। समझ रहे हैं? तो डिकोड करेगा, यानी यहाँ पे जो मैथमेटिकल आंकड़ा है उसे अलग कर देगा, और न्यूमेरिकल आंकड़ा है जो उसे अलग करेगा, बाकी टर्म जो है वो सब सेपरेट करेगा, यानी डिकोड करेगा। तो सेकंड में काम क्या करता है, फैच करेगा। फैच के बाद साथ ही क्या करेगा, डिकोड करेगा इसको। यानी डिकोड की प्रक्रिया में कंप्यूटर निर्देश को समझता है और उसे उस कमांड में चेंज करता है जो आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा, जब ये काम कर लेता है तो सीपीयू क्या करता है, डिकोड किए गए जानकारी को एग्जीक्यूट करता है, यानी निष्पादित करता है। यानी इसका निष्पादन साथी ये होता है तीसरे प्रक्रिया में, निष्पादन करना, याद रखिएगा, यानी एग्जीक्यूट करना। और निष्पादन करने के बाद उस निर्देश को स्टोर किया जाता है, अपने पास रखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जानकारी लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट साथी ले सकते हैं, लेकिन इतना सबको साथी लिख नहीं मिलेगा, कोई नहीं लिख पाएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, यानी जो हमारा एप्लीकेशन है HD क्लासेज, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आप कहोगे क्यों करूं डाउनलोड भाई,
कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। इसलिए डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्री टेस्ट सीरीज पे आप जाएंगे और जो भी मैं क्लास आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन सभी क्लास का, चाहे वो पेड का हो चाहे जो हो, वो फ्री टेस्ट सीरीज आप सभी लोग दे पाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप लोग जाइए, कैपिटल लेटर में सर्च करिए, हमारा लोगो आप याद रखिएगा, एचडी क्लासेज। गूगल प्ले स्टोर पे साथी आपको ये हमारा मिल जाएगा एप्लीकेशन, वहां से आप देखिएगा एचडी क्लासेज। फ्री टेस्ट पे आप क्लिक करके अपना टेस्ट दीजिए, इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में खड़े हैं। जो मैंने 2 क्लासेस करा दिया उसका भी टेस्ट वहां पे पड़ा हुआ है, उससे आप लोग एक बार जा करके दे सकते हैं साहब, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। अगला, कोर टू डुओ किससे संबंधित है? अब देखिए, आप मुझे बताइए, कोर लगा है तो आप क्या कहोगे? क्या कोर रैम है? तो आप कहोगे है सर कोर जीवन में रैम नहीं। ग्राफिक कार्ड है तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। एक हार्ड ड्राइव की क्षमता है तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे सर कोर क्या है? एक प्रकार का प्रोसेसर है, एक प्रकार का सीपीयू है, सीपीयू का प्रकार है, एक तरह से समझ लीजिएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है बच्चा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब समझिएगा कोर क्या चीज होता है साहब इसको, ठीक है। तो कोर के आधार पर सीपीयू कहिए चाहे प्रोसेसर कहिए, उसके कुछ प्रकार मार्केट में आते हैं जिसे आपको कंप्यूटर खरीदने वक्त ध्यान रखना होगा। पहले चलता था साथ ही सिंगल कोर का कंप्यूटर, इसमें एक ही कोर होता था और एक समय में सिर्फ एक ही लोग काम कर सकते थे, जैसे इंटेल 4004 और पेंटियम। अब नहीं है, पहले इंटेल 4004 जब बना था तो वह सिंगल कोर कंप्यूटर था। समय रहते ही रहते धीरे धीरे साथ ही ड्यूल कोर आ गया। तो ड्यूल कोर आप देखेंगे तो इसमें 2 कोर होते हैं और एक समय में 2 काम किया जा सकता है। इसका प्रयोग साथ ही बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है। अब इसके एग्जांपल जैसे इंटेल कोर टू डीओ, जिसे आप लोग अभी इंटेल ड्यूल कोर बोलते हो, आजकल एमडी एंथलन या राइजन करके भी चल रहा है। तो एमडी एंथलन अगर आप कंप्यूटर कभी आप अगर लैपटॉप लेने जा रहे हो तो देखना उसका प्रोसेसर कैसा है, इंटेल कोर टू डीओ का है या एमडन एथलॉन लिखा रहेगा कहीं, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वाड कोर होता है, इसमें 4 कोर होते हैं, माने 4 काम एक साथ कंप्लीट किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसका उपयोग साथ ही करते हैं। गेमिंग में आप देखेंगे कई सारा जो है खोलना पड़ता है साथ ही टास्क बार, है ना। जैसे इंटेल कोर i5 i7, अगर आपको पबजी खेलना है तो ड्यूल कोर मत लीजिएगा, तब आप जो है कोर i5 लीजिएगा या i7 लीजिएगा। ये हाई प्रोसेसर वाले हैं, यानी इनकी क्षमता ज्यादा है, ये बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं कोई चीज, है ना। ऐसे ही साथ ही हेक्सा भी होता है और भी होता है। हेक्सा में 6 कोर होते हैं, इसमें 6 काम हो सकता है। ऐसे वीडियो एडिटिंग करना है आपको या मल्टीटास्किंग तो इंटेल कोर 7 AMD Ryzen 5, अगर आप वीडियो एडिटिंग है तो AMD 5 Ryzen का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कोर क्या है, ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है। अगला ये देखो, अभी तो पूरा बताए हैं कर बारे में हम क्या है भैया PCI का, एक अच्छा नहीं बताएंगे तुरंत कमेंट करो, तुरंत वीडियो रोको और पूरा कमेंट करो कि इसका पूरा नाम क्या है। अभी मैं बताया हूं, मैं भी चुप हो जाऊंगा, आप सभी लोग वीडियो रोक के जाके तुरंत कमेंट करके आइए कि सर PCI का नाम क्या है। तो PCI का नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, डी हो जाएगा राइट आंसर। मैंने 2 क्लासेज में आपको 10 फुल फॉर्म दे दिया है, अब 5 ठू और लीजिए, 15 ठू हो जाएगा। देखिए PCI का पूरा नाम है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। SSD तो सभी को पता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और पेपर में पूछा जाता है, इतना उल्टा सीधा कर देते हैं ना सब लोग, इसका जवाब है कि पूछिए मत, लेकिन आप गलती मत करना। SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। USB का तो वो सबको पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, बस पढ़ाएंगे बस, टेंशन मत लो। ऐसे DPI का डॉट पर इंच। तो आप इन 5 को याद रखिए, इससे पहले हमने जो 5 आपको पढ़ा दिया, 10 पढ़ा दिया है, आप उसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों लेखपाल की एक प्रैक्टिस बैच चल रही है जो कि एप्लीकेशन पे चल रहा है, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास बैच 2 है। इस बैच की क्या विशेषता है, तो पहली बात तो यह बैच पूरी तरह से हिंदी भाषा में है। इसमें जो मैं आपको अभी सोल्यूशन करा रहा हूँ इस तरह से सोल्यूशन कराया जाएगा।
और इसमें कुल 30 टेस्ट के सॉल्यूशन कराए जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा, है ना। इसमें टेस्ट सॉल्यूशन का पीडीएफ दिया जाएगा, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखना नहीं है, उस पीडीएफ को मैं दे दिया हूँ वहां पे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हैं। बाकी मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा, और यूट्यूब पर तो एक ही क्लास होती है, पर वहां पे मैं साथ ही 2 क्लास कराऊंगा, क्योंकि 70 दिन का समय है और आप जानते हैं कि 140 ही क्लास में हमें पूरा खत्म करना है सिलेबस, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी इस पे ऑफर चल रहा है साथी, एक्चुअल फीस इसकी ये है, पर अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीस पेड करना पड़ेगा, मात्र 299 रुपए, ठीक है। तो ये पूरा बैच है, 70 दिन का बैच है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लग रहा है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं और इस क्वालिटी कंटेंट से आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी, हमारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे है ये हमारा लोगो, ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन हमारा सर्च करिएगा, SDCLASSES हमारा जो है पूरा आईडी है साहब, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग का हो सकता है प्रयोग आपको करना पड़े। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर हम एक शब्द में कहें कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कैसे होती है साहब, तो वैसे तो लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, पर इसे हम 3 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जो मेमोरी होती है वो 3 तरह से काम करती है, ठीक है। रुक जाइए, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मेमोरी साथी 2 जगह पे लगी हुई होती है। एक तो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लगा होता है, और दूसरी होती है साथी जो कि मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। हालांकि सीपीयू भी मदरबोर्ड का ही पार्ट होता है। सीपीयू में 2 तरह से मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी होती है? एक जो होता है, पहली जो होती है मेमोरी साथी, वह होती है रजिस्टर्स, और दूसरी मेमोरी होती है वो होती है साथी कैश मेमोरी, ठीक है। अभी समझिएगा क्या दोनों में क्या अंतर होता है रजिस्टर और कैश मेमोरी में। ऐसे ही मदरबोर्ड में आप देखेंगे तो 2 तरह से मेमोरी होता है। एक तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे क्या होता है कि कभी कभी एक आध निर्देश आप ऐसे देखे होंगे जो कंप्यूटर में सेट कर देते हैं, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे निर्देश को हम लोग रोम बोलते हैं, ROM। अभी आगे चल के समझाएंगे क्या होता है, SROM, DROM, EEROM सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों लोग मदरबोर्ड में लगे हुए होते हैं, जबकि कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी ये सीपीयू के अंदर लगा रहता है, और दोनों ससुरे मेमोरी हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज में आ जाते हैं कि सबसे कम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से काम करता है। बस समझ में आ गया ना, और कोई बात नहीं है। सबसे भाई जो तेज से काम करेगा, जो ज्यादा तेजी से काम करेगा, वो सबसे कम एक्सेस करने में, प्रोसेस करने में सबसे कम समय लेगा। तो इनमें जो कैश मेमोरी होता है वो सबसे कम समय लेता है। अब देखिए, मैं आपको 2 कैश इसका नाम क्यों पड़ा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 10,000 रुपया दे दिया है, ठीक है, आपके खाते में है, और आपके खाते में ये पैसा है, बैंक में है ना। और ऐसे ही मैं, ये बैंक में आपने रखा है, और ऐसे ही मैं आपको 100 रुपए के जो है साथी कुछ और नोट दे दूं कैश में, ठीक है। तो आप क्यों कैश अपने पास रखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। आप कैश का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी चीजें, ऐसी डाटा जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती हो, वो सारी चीजें हम लोग कैश मेमोरी के पास रखते हैं, ताकि जैसे हमको जरूरत हो, यानी जैसे सीपीयू को जरूरत हो, सीपीयू जाए कैश मेमोरी से उठा के काम चला ले। आपके समझ में आ गया? तो कैश मेमोरी वो होता है कि अगर जिसकी बार बार जरूरत होती है, वो कैश मेमोरी के अंदर साथी पड़ा हुआ रहता है, वो सारी सूचना इसके अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो क्या है समझिएगा, कि कौन सी मेमोरी का गति सबसे
अधिक से कम की तरफ है, और क्षमता के हिसाब से जैसे आप देखेंगे तो जो रजिस्टर मेमोरी होती है उसकी गति ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कैश मेमोरी की गति होती है। और ये दोनों कहाँ होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये दोनों के दोनों हमारे सीपीयू में होते हैं। इसके बाद होता है साथी मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, ठीक है। और मुख्य मेमोरी में आप जानते हैं क्या आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। और कहोगे सर रैम कहां पे लगा होता है, तो आप कहोगे सर मदरबोर्ड में लगा होता है। क्लियर है। इसके बाद साथी आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। और आप जानते हैं साथी द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव होता है या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी क्षमता साथी यानी इनकी जो गति है, इनकी जो स्पीड है वो कम होती है, यानी मैग्नेटिक का ज्यादा, मैग्नेटिक डिस्क का ज्यादा, मैग्नेटिक टेप की जो है गति सबसे कम होती है। यहीं पर स्टोरेज के हिसाब से देखिए औकात किसके पास कितना होता है, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे औकात यानी क्षमता, तो वो होता है मैग्नेटिक टेप के पास। ये कई सौ एमबी के होते हैं, कई सौ जीबी के, जैसे 500 जीबी या 1 टेराबाइट, 1 टीबी, इतना ज्यादा। उसके बाद साथ ही हार्ड डिस्क ड्राइव आपने पढ़ा सुना होगा कि भाई मेरा हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट का है, लेकिन कभी आपने ये पढ़ा है कि रैम जो है वो 500 एमबी का है? नहीं ना। आपने पढ़ा होगा रैम कुछ जीबी का होता है, 8 जीबी 10 जीबी रैम है, ऐसा है ना, मैंने मोबाइल की भाषा में, बाकी कंप्यूटर में अलग अलग होता है। तो इसकी जो है क्षमता कम है। ऐसे ही कैश मेमोरी क्षमता और कम है, कुछ एमबी में। और रजिस्टर मेमोरी अपने पास कुछ केबी में रख सकता है, यानी रजिस्टर मेमोरी में डाटा केबी में रह सकता है, कैश मेमोरी में एमबी में हो सकता है, मुख्य मेमोरी में जीबी में हो सकता है, मैग्नेटिक डिस्क में साथ ही जीबी के बाद टीबी हो सकता है, और कई सारी चीजें है ना। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा क्षमता। और ये ऐसे क्रम से पूछेगा, बता दीजिएगा। अगला, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? अब समझिए इस पूरी घटना को क्या है। कारा के साथ ही जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? कौन सा ऐसा पार्ट आप कहोगे इसके लिए? समझिए, ये पार्ट होता है साथी डेटा पैथ यानी डाटा पथ। डाटा पथ में आप देखेंगे तो यह प्रोसेसर का एक पार्ट होता है साथी। इसके द्वारा, या मैं अपने भाषा में आपको समझाऊं, समझिएगा। ये एक व्यक्ति है, ए नाम के कोई व्यक्ति हैं साहब, इनकी शादी हुई है और इनकी कोई दुल्हनिया आई है, मान लीजिए ए नाम की दुल्हनिया आई है, जो डाटा है मैंने निर्देश है मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये महिला है ये निर्देश है, ठीक है। ये आगे बढ़ती हैं बेचारी, अपने घर से रो धो के निकलती हैं, मतलब विदाई के समय, और जैसे ही एंट्री करती हैं, यह है साथी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा कमरा। गेट पर ही इनका स्वागत होता है, अजिया सास आती हैं और तमाम सारा इनको नाटक बताती हैं कि कैसे कैसे किया जाता है, तुम मेहरारू नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम ये हो वो हो, तमाम सारी चीजें। यानी अब यहां से इनको अपने रूम तक जाने के लिए एक पूरे मार्ग से गुजरना पड़ेगा, टेढ़े मेढ़े मार्ग से, कभी मंदिर में तो कभी चाची नमस्ते, कभी अय्या नमस्ते, कभी बुआ नमस्ते, तो हाई मेहरारू ऐसी है, टेढ़ी है, सीधी है, तमाम सारा है, लाइक दैट। ओके, इस पूरे पैथ पे उनसे अलग अलग लोग मिलेंगे जो अलग अलग नुक्स बताएंगे, उनकी कोई विशेषता बताएगा, तो कोई मुंह पे बड़ाई पीछे समझ रहे हैं ना, जो होता है महिलाओं में होता है, ये सारी चीजें। कहने का मतलब ये है साथी कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो वो निर्देश एक रास्ते से होकर के गुजरता है, और उस रास्ते को हम लोग डेटा पैथ बोलते हैं, डाटा पथ बोलते हैं, ठीक। इसी रास्ते पर यानी इसी डाटा पथ में आप देखोगे सबसे पहले जो इसके कंपोनेंट में मिलते हैं वो होता है एएलयू। होता क्या है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डाटा पथ को कहता है कि भाई सुन, तेरे पास अगर कोई मैथमेटिकल कंपोनेंट है या लॉजिकल कंपोनेंट है
तो ALU से उसको डील कर ले भाई, तब गृह प्रवेश कराना। अगर कोई बीमारी है तो पहले अजिया सास से अपना सिस्टम बना लो, ठीक है। इसी डेटा पथ में साथी फिर कहा था कि अच्छा देख, कुछ अगर पॉइंट तेरे तुम्हारे पास है तो वो सारी बातें तुम रजिस्टर में दिखाओ, पहले सेव कर लो। ठीक है भाई, रजिस्टर में सेव कर लिया गया साथी, है ना, रजिस्टर मेमोरी में सेव कर लिया गया। अब सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है, इसी डेटा पथ में कोई डेटा मान लिया रजिस्टर में सेव है साथी, तो और भी लोग मिल जाते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर होते हैं कि कुछ डाटा यहां से उठाओ, कुछ डाटा यहां से उठाओ, जो हमें चाहिए उसे बताना, यानी मल्टीप्लेक्सर होते हैं साथी। इसी के अंदर डाटा पथ में ही होता है। इसी में बस नाम की दुनिया भी आती है। अभी इन सब पे हम चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराना। ALU के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया, रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, बसेस क्या होती हैं, फिर इसी में साथ ही एक और आपको मिल जाएगा एडर, इनका नाम है, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। फिर इसी में आपका मिल जाएगा शिफ्टर। यानी कहने का मतलब कि इसी डेटा पथ में वो सारी चीजें होती हैं, वो सभी हार्डवेयर होती हैं जो किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सर अगर मेरा मन कहे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डेटा पाथ प्लस में कंट्रोल यूनिट, और इन दोनों का ही मिला जुला के मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्या। एग्जामिनर अगर कहेगा कौन सा सही है और लिख देगा डेटा पैथ प्लस में कंट्रोल यूनिट बराबर CPU, तो आप बोलना बस ये तो पढ़ाए थे मिश्रा सर, आ जाइए सवाल हो गया आपका सही। ठीक है साहब, समझिएगा डाटा पथ क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए, मेरा महिलाओं का आलोचना करना नहीं था, बस मैंने ऐसे एग्जाम्पल के रूप में बताया। यह प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है। प्रोसेसर यानी माने CPU हो, जिसमें वे सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिक ऑपरेशन, डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। इसे हम CPU का ब्रेन की बॉडी कहते हैं। इसमें ये सारी चीजें होती हैं, सब पर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। आगे देखिएगा, क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो क्या। कह रहा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम यानी मेमोरी का माध्यम है जो सबसे तेज है और सबसे महंगा है। यानी स्पीड किसकी सबसे तेज होगी, आप मुझे बताओ। जो CPU में लगा होगा कि जो मदरबोर्ड में, तो आप बोलो सर CPU में दो लोग होते हैं, एक तो होता है रजिस्टर जो सबसे तेज होता है, और एक होता है कैश मेमोरी, ये सबसे तेज होता है। ऑप्शन में देखो रजिस्टर्ड होगा तो क्लिक कर देना, नहीं तो कैश मेमोरी पर लगा दो। अरे भाई सबसे तेज यही ना होगा, अभी तो हम लोग क्रम से पढ़ रहे थे, तो सबसे तेज आपका कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर कैश मेमोरी, और ये कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में, तो बोलो नहीं सर ये CPU में होता है। ठीक है सर, ठीक है, समझिएगा। हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी, रोम रैम कैश मेमोरी में सबसे महंगा और सबसे तेज कैश मेमोरी होता है। क्या होता है कैश मेमोरी, तो यह है डाटा कैश मेमोरी में होता है। कैश डेटा क्या होता है, तो यह एक प्रकार का डाटा है जो कि कैश मेमोरी में रहता है, जो कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। समझ रहे ना, मतलब कि जरूरत पड़े तो तुरंत तोका लगा जाता है। ठीक है, यानी कैश मेमोरी का उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना होगा साथी कि जो हमारी एक कैश मेमोरी होती है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, और मेन मेमोरी और मुख्य मेमोरी, इनके बीच में एक बफर के रूप में काम करता है। और सवाल ऐसे पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर के रूप में काम करता है, तो मेरा नाम मत बताना, कैश मेमोरी का नाम बताना। क्लियर है साहब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैश मेमोरी के बारे में सही है, पढ़िए। कैश मेमोरी रैम से तेज होता है कि नहीं होता है, खाओ मां कसम। अरे भाई मैंने तो ही पढ़ाया ना आपसे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था
कि यार दो चीज, रजिस्टर और कैश मेमोरी, इन दोनों होते हैं सीपीयू के अंदर और ये इनकी स्पीड होती है तेज। मैंने भी आपको पढ़ाया। तो भैया रैम तो द्वितीय एन से तेज तो होगा, कोई सही मार दीजिए। कैश मेमोरी क्विक एक्सेस यानी तेज पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाला डेटे को संग्रहित किया जाता है। यानी कैश मेमोरी में होना चाहिए, कैश मेमोरी में क्विक एक्सेस, तुरंत चाहिए जो चीज, उसके लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करते हैं। ये बात भी सही है भाई, अभी तो मैंने बताया आपको, यही बात तो बता रहा हूं कब से, कि जो तुरंत चाहिए, बार बार चाहिए, वह डाटा के अंदर सेव कर जाए। ठीक है। कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है दैया, जुलम हो रहा है। अब बताओ, कैश मेमोरी सीपीयू के बाहर लगाओ कि अंदर, सच से बताओ। तो आप कहोगे सर सीपीयू के बाहर नहीं, सीपीयू के अंदर, लेकिन एक तो बाहरों लगता है, पर उसका चर्चा नहीं है, पर एक लगता है जो सीपीयू के बाहर मदरबोर्ड में लगता है। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि जब ऐसा बात पूछे तो बताना कि कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही रहता है। अब आप कहोगे सर उसके बारे में बता दो जो बारहवां लगता है। देखिए, कैश मेमोरी के तीन पार्ट होते हैं, तीन लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2। ये दोनों लेवल जो है साथी, ये हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रहता है, सीपीयू में रहता है। ठीक है। जबकि जो लेवल 3 होता है वो सीपीयू के बाहर यानी मदरबोर्ड में होता है। बस इतना बात ध्यान रखिए। ठीक है। कैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। बताइए, गलत बता रहा है साथी, क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन वोलाटाइल, और वोलाटाइल क्या होता है अभी हम समझाएंगे, पर ये भी आपका गलत है, केवल दोनों सही है, डी हो जाएगा राइट आंसर। सुनिए चौथा क्यों गलत है सर। दरअसल हम मेमोरी को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो होता है वोलाटाइल, वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। जो वोलाटाइल होते हैं साथी, इनमें क्या होता है कि लाइट जाने के बाद भी जो डाटा है वो पड़ा रहता है। समझ रहे ना? मतलब कि ऐसे समझिए कि वोलाटाइल जो होता है, जैसे मान लीजिए बिजली आई तो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए करंट आया, लाइट आ गई, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, अचानक से क्या हुआ कि लाइट कट गया, करंट जो है साथी वो था, करंट मान लीजिए कट गया, तो अब इस समय जो भी डाटा आपने रखा था, जो भी आप लिख रहे थे, जो भी आप पढ़ रहे थे, वो सब के सब इरेज हो जाएंगे। यानी वोलाटाइल का मतलब कि जो भी आपने डाटा रखा था, बिजली गया, डाटा गया। यानी वोलाटाइल का मतलब होता है साथी अस्थाई, माने अस्थाई। समझ में आ रही बात? यानी वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ कि अस्थाई रहता है, अस्थाई नहीं रहता है। और वोलाटाइल में आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन आता है, तो याद रखेंगे, इसमें आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गया, रैम आ गया आपका, इसमें आपका कैश आ गया, कैश मेमोरी आ गया साथी, इसमें आपका रजिस्टर्ड आ गया, ये आता है, ठीक है, रजिस्टर आ गया। यानी ये तीनों के तीनों आप देखोगे तो ये वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल हैं। नॉन वोलाटाइल की मेमोरी अस्थाई होते हैं, यानी अगर बिजली चला भी गया तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी में कौन कौन आता है, तो जितने भी एसएसडी हैं, जैसे चिप हो, और यहां तक कि ROM, रीड ओनली मेमोरी, अभी चर्चा करेंगे का इसमें क्या क्या आता है। अब रोम की जगह में इस होता है फ्लैश मेमोरी या फिर ASH, ये सब नॉन वोलाटाइल हैं, यानी अगर बिजली चला जाए तो इनमें जो डाटा रहेगा वो सब मिटेगा नहीं। अब आपके समझ में आ गया कि कैश मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल नहीं है, तो इसका से चौथा आपका गलत था, ये भी गलत था, एक और दो आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहब, अगला सवाल कह रहा है भैया कैश मेमोरी बारे में बताओ। तो कैश मेमोरी पहली बात तो वोलाटाइल होता है,
कैश मेमोरी का मुख्य काम क्या होता है कि अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से स्टोर करना, जिससे सीपीयू को तेजी से डाटा प्राप्त हो सके। रैम से तेज होता है, देखिए हमने। वर्तमान समय ज्यादातर सीपीयू में 3 लेवल के लगे रहते हैं कैश मेमोरी। लेवल और 1 और 2 सीपीयू में होता है, लेवल 3 सीपीयू के बाहर होता है। कैश मेमोरी एक प्रकार का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसी से बना हुआ है साथी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से कैश मेमोरी। आगे चल के भी आप समझोगे इसके बारे में और अच्छा समझिए। तो हमने आपको रजिस्टर के बारे में पढ़ाया, हमने आपको कैश के बारे में पढ़ाया। अब रजिस्टर कहाँ पे होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि सर रजिस्टर और कैश ये दोनों के दोनों हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं, और ये दोनों के दोनों वोलाटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, वोलाटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आपको याद होगा मैंने अभी मेमोरी का जो ढांचा बनाया था, 2 तरह से बनाया था। एक तो हमने बताया था कि कौन सीपीयू में रहता है, एक हमने बताया था आपसे मदरबोर्ड में जो रहता है। सीपीयू में हमने आपको 2 बताया था, रजिस्टर्ड और कैश के बारे में बताया था। तो सीपीयू में जो रहता है वो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आपसे चर्चा करते हैं मदरबोर्ड में कौन कौन सी मेमोरी रहती है। तो मदरबोर्ड में 2 तरह के मेमोरी होते हैं साहब। एक तो होता है मेन, जिसे हम प्राइमरी भी बोलते हैं, और एक होता है साथी सेकेंडरी, द्वितीयक। सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी साहब, अब समझिएगा प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो प्राथमिक मेमोरी में यानी जो मेन मेमोरी होता है, इसमें 2 चीजों पर चर्चा होता है। एक तो होता है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और समय आने पर उसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी उसके अंदर जो निर्देश होगा उसको एडिट भी किया जा सकता है, यानी पढ़ा जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। रैम हो मैं हंसा क्यों, एक राजनेता हैं, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर वाले ने भी राम शब्द से ही रैम को बनाया है। ऐसा नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की वजह से इसको राम कहा जाता है, ठीक है। और एक शब्द है साथी ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या मतलब, इसमें जो बातें लिख दी गई औकात नहीं है कोई इसको बदल पाएगा, उसको मिटा भी नहीं सकते तुम। उसे हम बोलेंगे रीड ओनली मेमोरी, यानी जो निर्देश लिखा जाएगा, जो सेव होगा, उसको तुम बदल नहीं सकते हो। जैसे आगे चल के बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। अब देखिए रैम और रोम ये होता है साथी मेन मेमोरी, और ये सवाल करा भैया मुख्य मेमोरी की विशेषता क्या होती है। पहला, यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसमें आप गाना पिक्चर लोड करके नहीं रख सकते हो, नहीं। जो मेन मेमोरी होता है ना, ये कंप्यूटर अपने काम के लिए रखा है, ये नहीं कि तुम उसमें अपना फोटो लगाओ, इंस्टाग्राम का रील चलाओ, ना ना। कंप्यूटर अपने काम की चीज इसमें रखता है। यानी मेन मेमोरी में यानी रैम में और रोम में इसमें पिक्चर नहीं रखा जा सकता है, गाना नहीं रखा जा सकता है, कंप्यूटर की चीजें रखी जा सकती हैं जो कंप्यूटर अपने प्रयोग में लाए। दूसरी बात, यह सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज होता है। तो ऊपर हम आपको बतेबे किए हैं, अरे भाई रजिस्टर, कैश मेमोरी, और आपको याद होगा तो मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी था जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क टैप, और उसमें हमने आपको बताया। तो जाहिर सी बात है कि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज, लेकिन क्षमता कम होता है, स्पीड तो तेज होती है। तो ये बात भी कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, तो दिल से लाइक करना वरना मत करना। अगला, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता क्या? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि रोम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर खुलबे नहीं करेगा। अभी आपको समझाएंगे कैसे नहीं खुलेगा और क्यों नहीं खुलेगा। क्योंकि रोम के अंदर ही होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS, और BIOS अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर वहां आने नहीं होगा साहब। समझिएगा पूरी बात को,
तीनों बतिया सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, डी आंसर हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है साहब, समझिए मेमोरी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक को गौण बोलते हैं, प्राथमिक को मुख्य बोलते हैं। प्राथमिक मेमोरी में क्या होता है, इसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है, यानी जौन जानकारी प्राथमिक मेमोरी में रहेगा उसको सीपीयू सीधे प्रयोग में लाएगा। इसका मतलब यूजर यानी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रख सकता है। समझ मेरी बात। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है साहब, जो कि द्वितीयक मेमोरी से ज्यादा तेज होता है और इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। प्राथमिक मेमोरी दो तरह से, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी यानी रैम और रोम। समझिएगा। हाई का बोल रहा हो, कौन सा वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन कौन है बताओ तो। आपको सर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दूठ लगा ये दोनों वोलाटाइल है। रजिस्टर और कैश ये दोनों वोलाटाइल है। आपको हाँ सर है, तो भाई आप ही तो बोले कि हाँ सर ये दोनों वोलाटाइल हैं, बिल्कुल सही है। और कौन है, और मेन मेमोरी का एक पार्ट, दोनों नहीं, देखना जरा मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी में कौन कौन लोग थे, आप बोलोगे सर दो ही ठू है इसमें, तो रैम रोम, इन दोनों में से सर वोलाटाइल कौन है, तो वोलाटाइल है सिर्फ रैम, रोम नहीं है। रोम के अंदर जो डाटा रहता है साथी वो अस्थाई रहता है, यानी ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर ये सभी के सभी वोलाटाइल हैं, जबकि रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है साहब। यानी रोम का डाटा नहीं मिटता है, रोम में जो लिखा जाएगा वो पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने प्रयोग के लिए कुछ लिख के रखिए, नहीं, वो कंप्यूटर अपने लिए रखता है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे यस रोम। ठीक है, अब समझिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बारे में हमने जो ऊपर आपको पढ़ाया यहाँ पे लिखा है, इसे आप लोग एक बार प्लीज देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है। रैम के बारे में कह रहा है, ये वही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है क्या, आप मुझे बताओ, करता है क्या। अरे भाई ये तो वोलाटाइल मेमोरी है, लाइट जाने के बाद डाटा खत्म। तो आपको सर नहीं, रैम नहीं करता है, रैम नहीं करता है, ये बात गलत है। रैम के दो पार्ट होते हैं क्या, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। बिल्कुल सर, दो पार्ट होते हैं रैम के, एक तो होता है स्टैटिक रैम और एक होता है साहब डायनेमिक रैम। बिल्कुल सही है। रैम एक रीड या राइट मेमोरी है। अब ये क्या बला है, तो ये बिल्कुल बला है भाई। रैम क्या होती है भाई, राइट मेमोरी होती है, यानी रीड मेमोरी होती है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को नहीं कर सकते साहब। ठीक है, रैम डेटा प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की क्या होती है, आंतरिक मेमोरी होती है। देखिए ऑप्शन चौथे का दो रूप हो सकता है। अगर कहता यहीं पर कि रैम सीपीयू के अंदर का, सीपीयू के अंदर स्थित, वैसे आंतरिक मेमोरी कह रहा है, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सीपीयू का ही अपना पार्ट होता है। समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सीपीयू के अंदर, से मैंने आपको रजिस्टर बताया, चेचे बताया, तो ऐसे वो नहीं कह रहा है कि ऐसे वाला, ऐसा नहीं। इन दोनों में वैसे कटक जो मार हो जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल बजा देते हैं, जो है झगड़े पैदा कर देते हैं। लेकिन यह सवाल यूपी त्रिपुरा में जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि समस्या उत्पन्न कर देता है साहब। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये तो एकदम से गलत मान लिया जाएगा, पहला वाला विकल्प एकदम से गलत है, तो इस कारण से हम लोग इस प्रश्न का जवाब क्या दे देंगे, ए दे देंगे। हालांकि ए और डी में कंफ्यूजन बना ही रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आप जानते हैं साहब रैम जो होता है वो तो बाहर रहता है ना, और ये करा सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। और वैसे तो भाई कानूनन तो है, लेकिन अगर
थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो नहीं मिलेगा। तो इस कार्ड से पहला ही आंसर यहाँ पे साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। अब समझिए इस बात को। रैम जानते हैं, जैसे रैम जो होता है उसमें जो वर्तमान समय में निर्देश दिया जा रहा है, जो टाइप किया जा रहा है, सिर्फ वही सामने साथी रहता है। ठीक है, इसीलिए रैम को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक तो स्टैटिक होता है, यस रोम होता है साहब, सॉरी यस रैम होता है, और एक होता है डी रैम, डायनेमिक रैम। होता क्या चीज है कि जो हमारा ये डी रैम होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ अगर कंप्यूटर पे लिखते हैं तो कोई फाइल खोले हुए होते हैं, कुछ भी खोले रहते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं, कुछ भी ओपन किए हुए हैं साथी, तो उनके डेटा को अस्थायी रूप से डायनेमिक रैम के पास ही रखा जाता है। यानी जो उस समय चल रहा होता है वो सारा डेटा DRAM के पास रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक टैब खोला है सरकारी रिजल्ट का, और हमने एक टैब खोला है कि फॉर्म कैसे भर रहे हैं, तो अब ये दोनों टैब हमारे ओपन है किसके पास, DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास, ताकि सीपीयू को जिसकी जरूरत हो वो तुरंत इसको क्या कर सके, उठा सके साथी। ठीक है, होता क्या चीज है कि इसके अंदर आप देखोगे जो डी रैम के जो डेटा होते हैं ना वो लीक होते रहते हैं। लीक होने का यहाँ पे मतलब है कि जैसे समझिएगा कि ये जो डेटा होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के रूप में फेड रहते हैं, जो कि धीरे धीरे गिरते रहते हैं साथी, यानी खत्म होते रहते हैं। तो डीआरएम का जो डेटा होता है ना वो लीक होता रहता है। अब इसके पीछे एक कारण हो तो बताया जाए, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, इस कारण से साथी ये लीक होता रहता है। और डीआरएम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, ताकि डाटा जो है वो साथी बार बार उसको ऐड करना पड़ता है, बार बार उसको ऐड करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर साथी हम उसे स्टोर ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं DRAM, यानी इसमें क्या होता है कि इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि SRAM को रिफ्रेश नहीं करना होता है। इसे रिफ्रेश करना है और इसको रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है, ये अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। ये गहराई में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सवाल पेपर में आता है, और जब आता है तो लोग सर पे हाथ रख लेते हैं कि ये क्या पूछ लिया। देखिए, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, जहां चल रहे प्रोग्राम, ओपन एप्स, ब्राउजर टैब्स, इन सभी का डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है ताकि सीपीयू तुरंत एक्सेस कर सके। डेटा को बनाए रखने के लिए डीआरएम में हर मिली सेकेंड यानी 64 मिली सेकेंड में एक बार क्या करना पड़ता है, इसको साथी रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो डाटा खो जाता है। डीआरएम में डेटा कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर होता है, और वो लीक होते रहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, लीक होते रहते हैं। इसलिए हर 64 मिली सेकेंड में उस चार्ज को दोबारा भरना पड़ता है, यानी उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। आप देखोगे साहब तो डीआरएम के कई प्रकार हैं, लेकिन ये अलग लेवल का हो जाएगा। अगर इसके सब प्रकार पर डिटेल में पढ़ाने लगे तो आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बन जाओगे। पर इसके प्रकार को याद रखिए कि DDR, SD रैम, GDR ये ग्राफिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे, ELP, DDR, SD रैम ये सभी के सभी रिफ्रेश करने पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रकार है किसके, DRAM के। तो GDDR के बारे में आगे चलकर हम ग्राफिक्स जब आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। ठीक है, अगला, डाट को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो अस्थिर कह दिया तो पहली बात तो अस्थिर, जैसे नाम लिया, 3 लोग का नाम याद आ रहा होगा, कैश का नाम याद आ रहा होगा, रजिस्टर का नाम याद आ रहा होगा, और किसका नाम याद आ रहा होगा, रैम का।
पहली चीज। दूसरी चीज, रिफ्रेश नहीं किया जाएगा। रैम के अंदर दो लोग मिले हमको, एक तो आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक वाले को रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक वाले को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। आप बताइए क्या देंगे जवाब? धुआं धुआं कर दीजिएगा। ऐसे सवाल को जब लोग बवाएंगे आप तुरंत जवाब देंगे, क्योंकि आपने समझ रखा है, हमारी क्लास में ध्यान से सुन रखा है बात को, है ना। चलिए देखते हैं, 1 घंटा हो गया, अब बाकी चीजें कल पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन सुन लीजिए इसको। तो ये SRM क्या होता है? रैम का एक प्रकार होता है जो कंप्यूटर में बहुत तेजी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वोलाटाइल होता है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं होता है। 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी को आप क्या बोलोगे? परमानेंट। रैम क्या अस्थाई है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये अस्थाई होता है, वोलाटाइल होता है, अस्थाई। CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम तो होगा नहीं। ROM, CPU तो कोई मतलब नहीं है। एक ही बच रहा है साथी, वो है आपका ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझिएगा क्या होता है ROM। यह एक नॉन वोलाटाइल है, यानी अस्थाई मेमोरी है। इसका मतलब जिसमें डेटा बिजली ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है, यानी बिजली अगर ऑफ हो जाए, यानी बिजली अगर चली जाए तो इसका डेटा मिटता नहीं है। यह मुख्य रूप से अस्थाई निर्देश स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो डाटा इसमें डाला गया है उसको यूजर आसानी से नहीं बदल सकता है। इसमें डेटा सिर्फ एक बार स्टोर होता है, दोबारा ना तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसे हटा सकते हैं। कभी आपने सोचा जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, मान लीजिए कि आपने बटन दबाया, आपका लैपटॉप खुला, तो आपने कुछ दबाया नहीं, तो आखिर में किसने बताया लैपटॉप की कंपनी का नाम? कि स्क्रीन पर उस कंपनी का नाम दिखाओ। जैसे मेरा लैपटॉप लेनोवो का है तो ऊपर लिख देता है लेनोवो। कौन कहा है? मैंने तो नहीं कहा, बटन दबाया मैंने। इसको लेनोवो लिखने को कौन कहा? इसका मतलब कि कोई ऐसा बंदा बड़ा है इसके अंदर, कोई ऐसा बंदा पड़ा है जो लेनोवो का दिमाग अपने दिमाग रखा है। जैसे कंप्यूटर ऑन हो गया, वो भाई साहब तुरंत कमांड करना शुरू कर दिया। ऐसा कौन राक्षस है? तो मेरे साथियों, ऐसा राक्षस होता है रोम। रोम के अंदर ही सारी डाटा पहले से रखी जाती है जो ऐसा काम करता रहता है। और रोम के अंदर का भी एक पार्ट होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। अभी समझाएंगे कौन सा एक रीड ओनली मेमोरी का भाग है। रीड ओनली मेमोरी का भाग है तो ये सभी दिख रहा है क्योंकि सब में लास्ट में रीड ओनली मेमोरी लगा हुआ है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका पूरा नाम पढ़ लीजिए, पेपर में आएगा। PROM का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल। इसका मतलब कि PROM में प्रोग्राम रहेगा, यानी इसमें सारा का सारा प्रोग्राम रहेगा कि कौन सॉफ्टवेयर डालना है, कौन क्या, ये सब। इरेजेबल, भाई देखिए वो इरेजेबल भी है। EPROM यानी इसको मिटा सकते हैं, यानी EPROM को हम लोग मिटा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मिटा के नया डाटा भर सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। अगला, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। 3 बातें, यानी इलेक्ट्रिक का प्रयोग करके हम इरेज कर सकते हैं कोई प्रोग्राम को, अगर वो सॉफ्टवेयर EPROM में है तो। अब समझिएगा इसके अंदर की गुड़ बातें। कह रहा है कि भैया एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसमें एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के बाद लिखी गई जानकारी अस्थायी हो जाती है, उसे मिटाया हटाया नहीं जा सकता है। किसके बारे में बात हो रही है? तो आपको सर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फिर इरेजेबल। तो इरेजेबल होता तो मिटाया तो जाता ही है इरेजेबल,
तो ये तो होगा नहीं, ये सब होगा नहीं, ये भी इरेजेबल है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल है। ये कट बचा पहला PROM। कभी सर्च करके गूगल पे देखिएगा, आपको नजर आएगा EPROM क्या होता है साथियों। यही है आपका EPROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि लगा रहता है मदरबोर्ड के अंदर। होता क्या है, इसमें पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट ऐसे एक पूरा ग्लास बना रहता है, उसी के अंदर साथी सॉरी यूवी रेज से हम इसके अंदर के सारे प्रोग्राम को डिलीट करते हैं। यानी अल्ट्रावायलेट किरण से हम इरेजेबल प्रोग्राम को इरेज करते हैं साथी, और इसके जगह पे हम नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे एक बना रहता है, और इसमें यही आपका है EPROM, और इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला और एक आज का आखिरी सवाल कह रहा है कि एक प्रकार का लघु प्रोग्रामर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये तो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि प्रोग्रामर का मतलब ऐसा है सॉफ्टवेयर है ना, जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है, और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर के अपने नियंत्रण में नहीं लेते हैं, तब तक ससुरा कामें करते रह जाते हैं। उसका नाम है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, अब सुनिएगा। BIOS क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर खोलें तो पहले यही काम करता है, छोड़ देता है कंप्यूटर का सारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। यानी BIOS क्या करता है, यह कंप्यूटर का सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो पावर बटन दबाने के साथ स्टार्ट हो जाता है। मदरबोर्ड पर एक छोटा चिप होता है जो कि रोम या फिर फ्लैश मेमोरी में रहता है साथी, और ये कंप्यूटर में हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक पुल का काम करता है कि यानी सारा सिस्टम काम कर रहा है, माउस का बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंप्यूटर में कौन काम कर रहा है, कोई एरर है कि नहीं, ये सब BIOS करता है। और इसके बिना कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में साथी हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।